प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में स्टार्टअप महाकुंभ में हुए शामिल। कहा 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के रोड मैप में स्टार्टअप की महत्वपूर्ण भूमिका। लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड में प्रशासनिक हलचल तेज। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए कई स्तरों पर प्रयास। कहीं जागरूकता रैली तो कहीं हस्ताक्षर अभियान से लोकतंत्र को मजबूत करने की कवायद। लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही झारखंड में सियासी उलटफेर जारी। मांडू विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक जेपी पटेल कांग्रेस पार्टी में हुए शामिल। और बरियातू रोड स्थित बर्लिन अस्पताल की जमीन मामले में आईएएस अधिकारी अविनाश कुमार की पत्नी प्रीति कुमार से ईडी अधिकारियों की पूछताछ जारी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब समाचार विस्तार से। दिल्ली में आयोजित स्टार्टअप महाकुंभ के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस दौरान भारत मंडपम में मौजूद उद्यमियों और निवेशकों को प्रधानमंत्री ने संबोधित करते हुए कहा कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के रोड मैप में स्टार्टअप की महत्वपूर्ण भूमिका है। देश ने स्टार्टअप इंडिया अभियान के तहत इनोवेटिव आइडियाज को एक प्लेटफॉर्म दिया, उनको फंडिंग के सोर्स से कनेक्ट किया। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इंक्यूबेटर स्थापित करने का अभियान भी चलाया। हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम सिर्फ बड़े मेट्रो शहर तक सीमित नहीं है, ये देश के 600 से अधिक जिलों तक पहुंच चुका है। लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही झारखंड में राजनीतिक और प्रशासनिक हलचल भी तेज हो गई है। बता दें आपको, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार के साथ साथ सभी जिलों के निर्वाचन पदाधिकारी शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए सभी एहतियात कदम उठा रहे हैं। इसके साथ ही मतदान प्रतिशत बढ़ाने की भी कवायद जारी है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर हजारीबाग संसदीय क्षेत्र के लिए आज रामगढ़ जिले में पीठासीन पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण शिविर में 1000 से ज्यादा पीठासीन पदाधिकारी शामिल हुए। रामगढ़ जिला प्रशासन बिना किसी त्रुटि के लोकसभा चुनाव संपन्न कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में पीठासीन पदाधिकारियों को चुनाव प्रक्रिया की पाठ पढ़ाते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त चंदन कुमार ने कहा कि प्रशिक्षण भी चुनाव प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा है। को सुन रहे हैं, इन्हें आश्वस्त कर रहे हैं कि इन्हें प्रशिक्षण के दौरान या पोलिंग डे पे किसी तरह की कोई असुविधा नहीं होगी और इनसे इनकी जिम्मेवारियों का एहसास दिलाते हुए इनसे निवेदन भी कर रहे हैं कि प्रशिक्षण बहुत अच्छे से करें और चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से करें। प्रशिक्षण को लेकर पीठासीन पदाधिकारियों में भी खासा उत्साह देखा गया। उन्होंने प्रशिक्षण को खास बताते हुए कहा कि लोकतंत्र के इस महापर्व में लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अगर यदि आज जो इस प्रशिक्षण से जो वंचित लोग रहेंगे उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ऐसे डीसी महोदय का सख्त निर्देश है। रामगढ़ जिला प्रशासन निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए कई बड़े कदम उठा रहा है। इसके तहत चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता पर तो बल दिया ही जा रहा है, मतदान प्रतिशत बढ़ाने पर भी फोकस है। रामगढ़ से के तिवारी की रिपोर्ट। धनबाद जिले में मतदाता जागरूकता के लिए आज पूर्वी टुंडी प्रखंड के कई बूथों पर बीएलओ के नेतृत्व में एक रैली का आयोजन किया गया। रैली में गांव की महिलाओं के साथ साथ स्कूली बच्चे भी शामिल हुए। उधर लोहरदगा जिले में दक्षिणी छोटानागपुर प्रक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक अखिलेश कुमार झा ने चुनावी तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने जिले के पुलिस पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गौरतलब है कि जिले में कई क्षेत्र घोर नक्सल प्रभावित हैं, जहां शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है।
खूंटी जिले में भी मतदाता जागरूकता के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देश पर आज एक रैली निकालकर लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया गया। उधर धनबाद जिले में स्वीप कोषांग द्वारा मतदाताओं को जागरूक करने के लिए हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की गई। मौके पर बोकारो रेंज के डीआईजी सुरेंद्र कुमार झा, जिला निर्वाचन पदाधिकारी माधवी मिश्रा, एएसपी एचपी जनार्दन समेत कई वरीय पदाधिकारी मौजूद रहे। मौके पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि इस हस्ताक्षर अभियान का मुख्य उद्देश्य लोकसभा चुनाव में 100% मतदान सुनिश्चित करना है। इसका उद्देश्य जिला प्रशासन की ओर से सभी मतदाताओं को जागरूक करना है, उनको प्रेरित करना है कि वो वोट करें, वोट के दिन को छुट्टी की तरह ना ट्रीट करें और अपने घर से बाहर निकलें, अपने बूथ पे जाकर वोट डालें। तो इसीलिए आप सभी मतदाताओं से अनुरोध है जिला प्रशासन की ओर से एज जिला निर्वाचन पदाधिकारी कि आप सभी अपने अपने बूथ में जाएं और वोट करें और अपने आसपास के लोगों को भी मोटिवेट करें। उधर बोकारो जिले में भी मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। यह रैली डोरी सीसीएल कार्यालय से शुरू होकर फुसरो बाजार होते हुई बेरमो प्रखंड कार्यालय जाकर समाप्त हुई। इस दौरान सभी लोगों से लोकतंत्र के महापर्व में सहभागिता सुनिश्चित करने की अपील की गई। 80 पार, तो इसी उद्देश्य को फुलफिल करने के लिए हमारी जो पूरी तैयारी है वो है कि किसी भी परिस्थिति में हम 80% है ना, हम लोग नगर परिषद क्षेत्र का जो भी एरिया है, खासकर सीसीएल कोलवरी जितने भी बेल्ट है, उसमें हम इस टारगेट को अचीव कर सके और इसी उद्देश्य से हम लोग आगे काम कर रहे हैं। और सभी लोग जो चुनाव वाले दिन अपने मत का प्रयोग करें ताकि जो हमारी डेमोक्रेसी है वो और स्ट्रेंथन हो और सब लोग आके चुनाव वाले दिन आके वोट करें, निर्भीक होकर, बिना किसी भय के, बिना किसी लोभ के आके तो अपना मत का प्रयोग करें और इस चुनावी प्रक्रिया को और भी मजबूत करें। राजमहल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र झारखंड के 14 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। यह अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। इस संसदीय क्षेत्र को साहिबगंज और पाकुड़ जिले के कुछ इलाकों को मिलाकर गठित किया गया है। बात पाकुड़ जिले की करें तो इसके अंतर्गत पाकुड़ के अलावा लिट्टीपाड़ा और महेशपुर विधानसभा क्षेत्र आते हैं। राजमहल संसदीय सीट के लिए 7वें और अंतिम चरण में 1 जून को वोट डाले जाएंगे। इसे लेकर प्रशासनिक और राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। राजमहल संसदीय सीट के पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र में 3,78,535 मतदाता हैं। इनमें से 1,88,677 पुरुष और 1,89,858 महिला मतदाता हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में कुल 7,717 दिव्यांग मतदाता भी हैं। पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र के लिए कुल 434 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वही बात लिट्टीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र की करें तो इसमें लिट्टीपाड़ा, हिरनपुर, अमड़ापाड़ा एवं दुमका जिले का गोपीकांदन शामिल है। इनमें पुरुषों की संख्या 1,05,679 और महिलाओं की संख्या 1,09,645 है। इस विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,964 दिव्यांग मतदाता हैं। लिट्टीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र के लिए कुल 272 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसी प्रकार महेशपुर विधानसभा क्षेत्र में 2,36,764 मतदाता हैं। इनमें से 1,17,061 पुरुष और 1,19,703 महिला मतदाता हैं। इसके साथ ही 3,254 दिव्यांग मतदाता भी पंजीकृत हैं। महेशपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए कुल 308 मतदान केंद्र हैं। इस हिसाब से पाकुड़ जिले में कुल 813 मतदान केंद्र तैयार किए गए हैं। जिला प्रशासन ने इस बार 80% मतदान कराने का लक्ष्य रखा है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी मृत्युंजय कुमार वर्णवाल ने कहा कि मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ज्यादा जरूरी होता है उसका जो रोड है उसको प्रयोग होना, इसके लिए स्पेशल असेंबली रिवीजन जो 2024 में हुआ था उसमें एग्रेसिव काफी एक्टिविटी की गई। जो वोटर्स डेथ हो गए थे उनको डिलीट किया गया। डुप्लीकेसी वाले केसेस को पीएससी डीएससी के थ्रू रिजॉल्व किया गया और नए वोटर्स को ऐड करने का प्रयास किया गया। जिला प्रशासन ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने को लेकर 8 अंतर्राज्यीय बॉर्डर पर चेक पोस्ट क्रियाशील किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने बताया कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से कई बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। इसकी तैयारी हो गई है और अभी हम लोगों को एक कंपनी एसएसबी की मिली है जो प्री पोल ड्यूटी के लिए है। जो आप देख रहे होंगे जिला के विभिन्न क्षेत्र में
प्रत्येक दिन उनकी तैनाती हो रही है, जैसे आज अमरापारा पकुड़िया क्षेत्र में निकली हुई है वो टीम। इस प्रकार से जैसे ही हमारे पास फोर्स आएगी उसका डिप्लॉयमेंट कैसे कहाँ करना है वो पूरी तैयारी हो गई है और हम लोग इलेक्शन को इंसिडेंट फ्री कराने के लिए जो भी तैयारी की आवश्यकता है सब कुछ तैयारी कंप्लीट है। 2019 के लोकसभा चुनाव में पाकुड़ के 72.5% वोटरों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। यहां झारखंड मुक्ति मोर्चा के विजय हांसदा ने भाजपा के हेमलाल मुर्मू को पराजित कर जेएमएम को राज्य में इकलौता सीट दिलाया था। इस बार भी यहां चुनाव का महापर्व दिलचस्प होने की उम्मीद है, जिसको लेकर सारी प्रशासनिक तैयारियां की जा रही है। पाकुड़ से रामप्रसाद सिन्हा के साथ मैं दिवाकर कुमार। राज्य की मांडू विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक जेपी पटेल कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस के झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। गौरतलब है कि 2019 में झारखंड मुक्ति मोर्चा से निष्कासित किए जाने के बाद श्री पटेल भाजपा में शामिल हुए थे। अब लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि जेपी पटेल के पार्टी में आने से झारखंड में कांग्रेस मजबूत होगा। कि इन्होंने बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। मैं समझता हूं कि आज जब डर और लालच के कॉकटेल के आगे सब लोग नतमस्तक हो रहे हैं, वैसे समय में इन्होंने कांग्रेस का दामन थामना उचित समझा है। मैं इनका आभार व्यक्त करता हूं। वहीं मांडू विधायक जेपी पटेल के कांग्रेस में शामिल होने के बाद अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने कहा कि सभी राजनेता अपने हिसाब से राजनीति करते हैं। कोई व्यक्तिगत हित के लिए राजनीति करता है तो कोई राष्ट्र हित के लिए। कोई देश के हित को देखता है, कोई व्यक्तिगत हित देखता है। इस लिहाज से लोग किस परिवार को मजबूत करने के लिए जा रहे हैं, कोई राष्ट्र को मजबूत करने के लिए आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जो निर्णय है उन निर्णयों को इस हिसाब से देखा जाए। वो गए हैं, अब आगे उनका भविष्य है। लेकिन मुझे लगता है एक युवा नेता थे, उनको इस तरह का आत्मघाती कदम नहीं उठाना चाहिए। गिरिडीह जिले में आज झामुमो की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई। मौके पर पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक मथुरा महतो, मंत्री बेबी देवी, सांसद सरफराज अहमद और विधायक सुदिव्य कुमार समेत कई पार्टी के नेता मौजूद थे। बैठक के बाद श्री मथुरा महतो ने कहा कि सीता सोरेन के पार्टी छोड़ने से झामुमो की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। करती है तो अपना घाटा नुकसान अपना समझ के नहीं हमने पार्टी का जाने से पार्टी की सेहत क्या। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन 2 दिवसीय दौरे पर गिरिडीह पहुंच गई हैं। श्रीमती सोरेन ने आज बेंगाबाद प्रखंड के झामुमो कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इसके बाद वे गांडे विधानसभा क्षेत्र के सभी प्रमुख लोगों के साथ भी विचार मंथन करेंगी। अनुमान लगाया जा रहा है कि गांडे विधानसभा उपचुनाव में कल्पना सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्रत्याशी हो सकती हैं। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश कुमार की अदालत ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में राहत प्रदान की है। राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई के उपरांत निचली अदालत द्वारा जारी गैर जमानती वारंट पर 1 माह के लिए रोक लगा दी है। के मानहानि से जुड़े मामले में चाईबासा की विशेष अदालत के द्वारा गैर जमानतीय वारंट जारी किया गया था, जिसे चुनौती देते हुए झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की गई थी। उस मामले पर आज सुनवाई करते हुए माननीय न्यायमूर्ति राजेश कुमार की अदालत ने 1 माह के लिए वारंट को स्थगित कर दिया है और कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं जिसका अनुपालन करना है। रांची के बरियातू स्थित बर्लिन अस्पताल के जमीन मामले में आज ईडी के अधिकारी आईएएस अधिकारी अविनाश कुमार की पत्नी प्रीति कुमार से पूछताछ कर रहे हैं। ईडी ने प्रीति कुमार को समन भेजकर आज एजेंसी के क्षेत्रीय कार्यालय में उपस्थित होने को कहा था। गौरतलब है कि बर्लिन अस्पताल की जमीन को प्रतिबंधित किस्म का बताया गया है। आरोप है कि जमीन की प्रकृति में छेड़छाड़ कर इसकी खरीद बिक्री की गई है। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें।
झारखंड विधानसभा में अवैध नियुक्ति की जांच की मांग के लिए दाखिल जनहित याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने राज्य सरकार को यह निर्देश दिया कि इस मामले की अगली सुनवाई में जस्टिस विक्रमादित्य कमेटी की रिपोर्ट और जस्टिस एस.जे. मुखोपाध्याय कमेटी की रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की जाए। इसके बाद अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 20 अप्रैल को निर्धारित की है। पश्चिम बंगाल से रांची आई 2 बहनें लापता हो गई हैं। इस संबंध में चाइल्ड राइट्स फाउंडेशन के सचिव वैद्यनाथ कुमार ने अपराध अनुसंधान विभाग के डीजी अनुराग गुप्ता को पत्र देकर मामले की जांच कराने का आग्रह किया है। इसके बाद दोनों लड़कियों की खोजबीन तेज कर दी गई है। लातेहार जिले में पुलिस को मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। लातेहार पुलिस ने इस दौरान 82 लाख रुपए का डोडा बरामद किया है। यह मादक पदार्थ रांची लातेहार के रास्ते उत्तर प्रदेश ले जाया जा रहा था। इस सिलसिले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। दुमका के जरमुंडी स्थित बीआरसी भवन में असाक्षरों को साक्षर बनाने के लिए भारत साक्षरता मिशन द्वारा चलाए गए कार्यक्रम के तहत स्वयंसेवक शिक्षकों के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण का समापन हो गया। प्रशिक्षण में 160 स्वयंसेवक शिक्षकों ने भाग लिया। रांची के सदर एसडीओ उत्कर्ष कुमार और अपर जिला दंडाधिकारी विधि व्यवस्था राजेश्वर नाथ आलोक आज राजभवन के पास पहुंचकर वहां धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों को हटवाए। इस दौरान कोतवाल इंस्पेक्टर भी मौजूद रहे। पलामू जिले के छतरपुर थाना क्षेत्र में मेदिनीनगर औरंगाबाद मार्ग पर एक बस और पिकअप वैन के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में बस चालक घायल हो गया, उसे छतरपुर अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। पलामू पुलिस ने विस्फोटक समेत कई अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की। हालांकि बरामद विस्फोटक और अन्य सामग्री एक माइंस संचालक का बताया जा रहा है। मामले में पुलिस अनुसंधान कर रही है। वहीं विस्फोटक बरामदगी मामले में गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। बिहार से सटे सीमावर्ती क्षेत्र को पलामू पुलिस ने पूरी तरह से सील कर दिया है। इसी कड़ी में पुलिस ने बिहार जा रही शराब की बड़ी खेप पकड़ी है। दरअसल एक वाहन से शराब की एक बड़ी खेप पलामू के मनातू होते हुए बिहार के गया इलाके में जा रही थी। इसी क्रम में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन के दौरान इसे जब्त कर लिया। धनबाद स्थित आईआईटी आईएसएम के तकनीकी विशेषज्ञों ने कल शाम अभय डोमेट्रिक्स क्लब के 72वें प्रोडक्शन के तहत चक्रव्यूह नामक नाटक का मंचन किया। इस दौरान तकनीकी विशेषज्ञों के नाटकीय कौशल ने उपस्थित सभी लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। यह नाटक लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा लिखित 90 मिनट का दुनिया के सबसे लंबे महाकाव्य पर आधारित है। रंगों का त्यौहार होली की तारीख जैसे जैसे करीब आती जा रही है, लोग उत्सवी माहौल में डूबने लगे हैं। रांची के स्कूलों और कॉलेजों में होली की मस्ती शुरू हो चुकी है। इसी क्रम में आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय मोरहाबादी के मुख्य द्वार के पास होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। म्यूजिक तो खासकर बहुत ज्यादा टफ है, बहुत ज्यादा हाई, इतना ज्यादा इंजॉयमेंट। हमारा तो सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर है, पहली बार डीएसपीएम इस बार था हमारा। इतना एंजॉय, काफी मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। हैप्पी होली सभी को। राज्य समेत राज्य के कई क्षेत्रों में आज भी दोपहर बाद झमाझम बारिश हुई। इस दौरान कई स्थानों पर ओलावृष्टि की खबर भी मिली है। बंगाल की खाड़ी में बने एंटी साइक्लोन का असर पिछले 3 दिनों से झारखंड में दिखाई पड़ रहा है। मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में कल भी तेज हवा के साथ बारिश की संभावना व्यक्त की है। हर दिन हो रही बारिश से राज्य के तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। इस कारण लोगों को एक बार फिर से ठंड महसूस हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में 22 मार्च से मौसम साफ हो जाएगा। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 24.4 और न्यूनतम 15.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 24.2 और न्यूनतम 17.7 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 28 और न्यूनतम तापमान 18.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 2 दिवसीय यात्रा पर भूटान का दौरा करेंगे। इस दौरान उन्हें भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय भूटान की यात्रा पर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री 21 मार्च को भूटान पहुंचेंगे। इससे पहले भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे ने 14 से 18 मार्च तक भारत की यात्रा की और प्रधानमंत्री मोदी को भूटान आमंत्रित किया। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान
ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो अवार्ड को भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक से ग्रहण करेंगे। भारत और भूटान के संबंध हमेशा से मधुर रहे हैं। भूटान के हर क्षेत्र में भारत सहयोग करता आया है, जिसका लाभ वहां के लोगों को मिलता रहा है। भूटान के आधारभूत ढांचे की बात हो, पनबिजली परियोजना, IT सहित एजुकेशन क्षेत्र में भारत भूटान के लोगों के लिए काफी काम कर रहा है। भूटान के बच्चे भी बड़ी संख्या में पढ़ने के लिए भारत जाते हैं। भारत और भूटान कई सारे क्षेत्रों में मिलकर काम कर रहे हैं, चाहे यहाँ के आधारभूत ढांचे की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात करें, शिक्षा क्षेत्र की बात करें या फिर चिकित्सा की बात करें। भारत और भूटान मिलकर तेजी से कार्य कर रहे हैं और इसमें शिक्षा एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है। भारत सरकार का भी मानना है कि भूटान के छात्रों को भी अत्याधुनिक शिक्षा है वो मिलनी चाहिए। यही कारण है कि यहाँ पर इंटरनेट, स्मार्ट क्लास, इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, ऐसी तमाम शिक्षाएं भारत और भूटान दोनों लोग मिलकर भूटान के छात्रों को दे रहे हैं। भूटान के स्वास्थ्य क्षेत्र में भी भारत योगदान दे रहा है। प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के दौरान भूटान की राजधानी थिम्पू में मदर और चाइल्ड हॉस्पिटल को शुरू करने जा रहे हैं। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस अस्पताल में अब गर्भवती महिलाओं और बच्चों का बेहतर इलाज किया जा सकेगा। India is helping us. It is more advanced, so we are more grateful to have this facility. So thank you so much. Moreover, this project will be helpful for Bhutanese society and all 20 peoples. स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत जिस तरह से भूटान के लोगों की मदद कर रहा है, उसको लेकर स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े लोगों का कहना है कि भारत भूटान का सच्चा मित्र है, जो भूटान की तरक्की के साथ साथ उसके स्वास्थ्य की भी चिंता करता है। This hospital जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया, तो इसमें बहुत रिक्वायर्ड फैसिलिटीज सब स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज सब इधर हॉस्पिटल में है। ऑपरेशन थिएटर, ICU, नियोनेटल यूनिट, सो वी हैव ऑल द फैसिलिटीज हियर। इंडिया गवर्नमेंट का हेल्प का वजह से हम लोग बहुत आगे आ चुके हैं एंड हम लोग होप करते हैं कि ये फ्रेंडशिप और ये हेल्प सदा बना रहे। हमारा देश छोटा है तो उसके लिए ऐसा फंड होता है, तो बहुत सब पेशेंट वो इंडिया नहीं जाना पड़ेगा और इधर आके वो लोग अच्छा से ट्रीटमेंट मिलेगा। भारत और भूटान के रिश्ते हमेशा से ही मजबूत और मधुर रहे हैं। इन्हीं रिश्तों को और ज्यादा मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय यात्रा पर भूटान आ रहे हैं। भारत भूटान में आधारभूत ढांचे, एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में लगातार सहयोग करता रहा है और ये उसी सहयोग का नतीजा है कि जो हॉस्पिटल, मदर और चाइल्ड हॉस्पिटल जो आपको मेरे पीछे दिखाई दे रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस हॉस्पिटल का उद्घाटन करने वाले हैं। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये हॉस्पिटल भूटान के हेल्थ सेक्टर में एक मील का पत्थर साबित होगा। अपने सहयोगी अमृतपाल और कैमरामैन लोका के साथ नीरज सिंह, DD न्यूज, भूटान। भारतीय रिजर्व बैंक ने अर्थव्यवस्था की स्थिति पर आज अपनी मासिक रिपोर्ट जारी की। इसमें बताया गया कि वर्ष 2021 से 2024 के दौरान आर्थिक विकास दर 8% से ज्यादा रही है। और अर्थव्यवस्था के जो आधारभूत तथ्य अभी मौजूद हैं, उससे संकेत मिलता है कि इसे बनाए रखा जा सकता है, यानी इसे बरकरार रखा जा सकता है। इसके आधार पर तेज विकास की नींव भी तैयार की जा सकती है। वर्ष 2023 और 24 की पहली 3 तिमाहियों में जीडीपी की विकास दर 8.2%, 8.1% और 8.4% रहने का आंकड़ा सरकार ने दिया है। आरबीआई ने कहा है कि 4% की महंगाई दर लक्ष्य की तरफ बढ़ा जा रहा है, लेकिन खाद्य कीमतों को लेकर ही थोड़ी चिंता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि खुदरा महंगाई के हाल के 2 महीनों के आंकड़े बताते हैं कि सर्दियों में खाद्य कीमतों में नरमी आने का सिलसिला स्थायी था। जहां मछली और मीट में महंगाई दिख रही है, लेकिन इसके अलावा दूसरे उत्पादों की कीमतों में नरमी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चालू खाते में घाटे का कम होना, विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार बढ़ोतरी और लगातार तीसरे वर्ष राजकोषीय घाटे का लक्ष्य के मुताबिक रहना विकास दर की तेजी को बनाए रखने में मदद करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक निवेशकों में भारतीय बाजार का आकर्षण और मजबूत हुआ है। सर्विस सेक्टर में वैश्विक नेतृत्व देने पर काम करके और उच्च स्तर पर श्रम उपलब्ध कराने से अगले 10 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था की चुनौतियों को अवसरों में बदला जा सकता है।
चालू वित्तीय वर्ष में 17 मार्च तक शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह में 19.88% की वृद्धि दर्ज की गई है। अब यह बढ़कर 18,90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गई है। आयकर विभाग के निकाय केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने एक बयान में कहा है कि 17 मार्च तक कुल प्रत्यक्ष कर संग्रह 18,90,259 करोड़ रुपए रहा। इसमें 9,14,469 करोड़ रुपए कॉर्पोरेट टैक्स और व्यक्तिगत आयकर के अलावा 9,72,224 करोड़ रुपए का सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स भी शामिल है। इसके साथ चालू वित्त वर्ष में और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। 3.7 लाख करोड़ रुपए का रिफंड भी जारी किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में स्टार्टअप महाकुंभ में हुए शामिल। कहा 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के रोडमैप में स्टार्टअप की महत्वपूर्ण भूमिका। लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड में प्रशासनिक हलचल तेज। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए कई स्तरों पर प्रयास। कहीं जागरूकता रैली तो कहीं हस्ताक्षर अभियान से लोकतंत्र को मजबूत करने की कवायद। लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही झारखंड में सियासी उलटफेर जारी। मांडू विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक जेपी पटेल कांग्रेस पार्टी में हुए शामिल। और बरियातू रोड स्थित बर्लिन अस्पताल की जमीन मामले में आईएएस अधिकारी अविनाश कुमार की पत्नी प्रीति कुमार से ईडी अधिकारियों की पूछताछ जारी।